हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अभी हम अपने सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया MSO 004 का जो पेपर है उसका लास्ट चैप्टर कर रहे थे, जो कि था न्यू सोशल मूवमेंट। तो न्यू सोशल मूवमेंट का हमने एक पार्ट कर लिया है, वो ऑलरेडी चैनल पे है। सेकंड पार्ट तभी देखिएगा जब अपने पहली पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एलन स्कॉट बताते हैं। कई बार कहा जाता है कि जो ये नए आंदोलन हो रहे हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि पहले जो आंदोलन हुआ करते थे उनमें लोग इकट्ठा होते थे, धरना प्रदर्शन करते थे या उनका एक लीडर हुआ करता था। लेकिन आजकल ऐसे आंदोलन नहीं हो रहे हैं। बट स्कॉट कहते हैं नहीं, यही तो सिमिलैरिटी है जो पहले आंदोलन हो रहे थे, पुराने आंदोलन और नए आंदोलन में, कि दोनों में ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म है। भले नए आंदोलन में ये हो सकता है कि लूज रहे, उतना टाइट ना रहे, या लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हो, लीडर नहीं चूज कर रहे, पर सोशल मीडिया पे चल रहा है या लोग खुद को आंदोलन से कनेक्ट करके देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आंदोलन में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म तो है। ठीक है, तो ये एक चीज कंटिन्यूटी दोनों के बीच में रहती है कि दोनों आंदोलन में एक फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल, लोग जुड़े हुए हैं। आप एक चीज तो मानेंगे जब भी सोशल मूवमेंट की बात होती है तो, कि किस तरीके से सोशल मूवमेंट जो है वो हमेशा समाज में कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए होता है। कोई भी आंदोलन समाज में एक बदलाव लाता है। समाज में कोई कुरीति या कोई ऐसा कल्चर जो चल रहा हो, जो खराब हो, उसको बदलने का प्रयास करता है। वो चाहे पुराना आंदोलन हो चाहे नया आंदोलन, ये भी एक कॉमन चीज़ है दोनों आंदोलन के बीच में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ग्लोबलाइज दुनिया में रह रहे हैं, सब कुछ फास्ट है, सब कुछ कनेक्टेड है, और स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो बहुत पावरफुल है। तो ऐसे में क्या होता है, जब पावरफुल स्टेट होगा तो जो छोटे छोटे माइनर ग्रुप्स होंगे, जो लोग छोटे छोटे होंगे, जिनकी उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म नहीं होगी, उनकी आवाज़ नहीं सुन पाती है गवर्नमेंट। या कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सुनना ही नहीं चाहती है। कई बार करप्शन और इस तरीके की चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्जिनलाइज लोग जो होते हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो बेसिक अपनी नीड्स के लिए पिछड़े रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में सोशल मूवमेंट या आंदोलन एक तरीके का तरीका होता है जो हर किसी के आवाज़ को जगह देता है। एक कलेक्टिव एक्टिविज्म है जहाँ पे लीडरशिप है, जहाँ पे एक स्पेस दिया जाता है कि हर कोई अपनी डिमांड को सामने रख सके। और किसी भी डेमोक्रेसी में आंदोलन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक एक तरीके का वॉच डॉग्स की तरह होता है। मान लीजिए कि अगर कोई आंदोलन ही नहीं करे, कोई डिमांड ही ना करे, तो जो गवर्नमेंट हमने चूज़ की है वो किस लिए चूज़ की है? वो तो हमारी सुनेगी ही नहीं, वो अपने हिसाब से काम करेगी। तो आंदोलन एक तरीका होता है कि आप हमारे इस कमी को दूर करिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको सॉल्व करिए। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं और ये ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी के अंदर। आयरमैन और जेमिसन है, वो सोशल मूवमेंट को एक प्रोसेस की तरह डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये एक वर्ड यूज़ करते हैं, कॉग्निटिव प्रैक्टिस। अगर मैं बहुत सिंपल मतलब भाषा में समझाऊं कि कॉग्निटिव प्रैक्टिस होता क्या है, तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जब आप किसी भीड़ का, किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं ना, तो धीरे धीरे जो आइडियोलॉजी आप एक्सेप्ट करते हैं और उस आंदोलन को एक्सेप्ट करने जाते हैं, उस डेवलपमेंट के फेज को हम कॉग्निटिव प्रैक्टिस कह सकते हैं, जब हम आंदोलन का हिस्सा बन रहे हो। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो ग्रुप का आइडिया है कि आंदोलन होगा, उसको इंडिविजुअल लेवल से ले जाके एक ग्रुप मूवमेंट में बना देता है और हर किसी को एक मीनिंग दे देता है जिसके लिए वो खड़े हो रहे हैं। मान लीजिए कि महिलाएं आंदोलन कर रही इक्वल राइट्स के लिए, तो सोशल प्रैक्टिस क्या है वहाँ पे, या कॉग्निटिव प्रैक्टिस वहाँ पे है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि हमें ये राइट्स चाहिए, और वो साथ में खड़ी हो रही है। ठीक है, ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होता है या आइडेंटिटी क्या होता है सोशल मूवमेंट में, एक तरीके से पहचान, उसको हम समझ लेते हैं। एक पहचान बनती कैसे है? तो मान लीजिए कि जब आप किसी भी आंदोलन का हिस्सा बनेंगे तो आपको एक फीलिंग आती है अंदर से कि हम जो लोग यहाँ पे खड़े हैं वो साथ हैं, या हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी और हम कहीं बिलोंग करते हैं। मान लीजिए कि कभी भी महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, या वो निर्भया हत्याकांड हो या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो सब लोग इकट्ठा होकर कैंडल मार्च या कुछ इस तरीके से निकालते हैं। वहाँ पे हर किसी को ये फीलिंग आती है टुगेदरनेस की, कि हम इस बुराई के खिलाफ खड़े हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का हमारा सोशल आइडेंटिटी फॉर्मेशन एक तरीके से होता है। और इनको एक एक ग्रुप से नहीं, एक बहुत बड़े प्रोसेस के मतलब
आइडेंटिटी बनता है तो आप एक ग्रुप से या एक पर्सन से कनेक्ट नहीं होते, एक सोशल प्रोसेस से कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए कि निर्भया हत्याकांड हुआ था जो दिल्ली में, तो जिस टाइम पे सब दिल्ली के लोग हो या पूरे इंटायर इंडिया के लोग खिलाफ हो गए थे कि इस तरीके की चीज़ों को हटाया जाए, जो विमेन के साथ रॉन्ग हो रहा है उसको हटाया जाए, तो लोग इस आइडिया के साथ नहीं खड़े थे, पूरे समाज में एक बदलाव ला रहे थे, एक सामाजिक प्रोसेस से हम होके गुजर रहे थे कि नहीं, हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर में चेंज लाना है कि महिलाओं के साथ आगे ऐसा ना हो। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है वो हमारी ओल्ड आइडेंटिटीज जो होती है उससे एक नई पर्सपेक्टिव, एक नई थिंकिंग भी जन्म देता है। उस टाइम पे अगर हम उसी हत्याकांड का, निर्भया का एग्जाम्पल लें, तो कई सारे लोगों की जो विचारधाराएं थी उनमें बदलाव आया था, एक नई पर्सपेक्टिव जनरेट हुई थी कि महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है। पहले अगर हम बात करें जो पुराने आंदोलन हुआ करते थे तो उसमें जनरली क्या चीज़ें होती थी, कास्ट हो गया, रेस हो गया, ट्राइब हो गया, एज हो गया। मान लीजिए कि एक कास्ट के लोग आंदोलन कर रहे होते थे कि हमें ये राइट्स चाहिए, या एक ट्राइब के लोग बात कर रहे होते थे कि हमें ये, पुराने आंदोलन की हम बात करें तो, और कोई रेस के लोग, जैसे ब्लैक मूवमेंट की हम बात कर ले जो अमेरिका में हुआ था, तो वहाँ पे सारे जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे इकट्ठा होकर अपने राइट्स की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी थी। अगर हम मार्क्सिस्ट थिंकिंग की बात करें तो वहाँ पे क्लास बेस्ड था कि हम अमीर है तो हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, हम गरीब है तो हमारी एक अलग आइडेंटिटी है। ठीक है। तो क्लास से लोग खुद को आइडेंटिफाई करते थे, तो इस तरीके से पुराने टाइम पे आप अपने क्लास से, कास्ट से, इन सब चीज़ों से आइडेंटिफाई करते थे। नए ज़माने में ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो गया है। अब हम 1960s की बात करें तो जो न्यू कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही है वो काफ़ी डिफरेंट है। पहले पहले हमने जैसे ही स्टार्ट किया था वीडियो, फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बताया था कि पहले जो था वो मटेरियल चीज़ों के लिए था, कि भाई किसी का सैलरी नहीं बढ़ रही तो आंदोलन कर रहे हैं, किसी के कास्ट में मतलब जो जमींदार हैं उनको परेशान कर रहे हैं किसी कास्ट को, तो उसके खिलाफ, इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। अब हम लोगों का जो नए आंदोलन है वो इम्पावरमेंट के लिए, वुमेन इम्पावरमेंट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, मोरालिटी के लिए कि अगर रॉन्ग हो रहा है तो राइट होना चाहिए, कल्चर के लिए कि हमारे कल्चर को बचाइए, इस तरीके के कपड़े पहनिए या ये करिए वो करिए। तो इस तरीके के नए आंदोलन हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक आइडिया नहीं है, पहले ऑलमोस्ट एक ही आइडियाज़ के अराउंड आंदोलन होते थे, तो अब आइडियलिज्म आ गया है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट को लेके आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है। और आइडियलिज्म का आइडिया क्या होता है कि वो लोगों को मोटिवेट करता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मॉरल फीलिंग के साथ और आइडियलिस्टिक गोल के साथ सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ के आगे जाए। मान लीजिए कि हम सिंपल सा वही एग्जांपल लेते हैं, जब निर्भया हत्याकांड हुआ था भारत में, दिल्ली में, तो उस टाइम पे लोग अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहे थे कि हमारे साथ क्या होगा। ऑफ कोर्स अगर लॉ एंड ऑर्डर बनता तो सारी महिलाएं ही सेफ होती, लेकिन सब अपना छोड़ के, अपना सेल्फ को छोड़ के एक विमेन के लिए जिनके साथ गलत हुआ उसके लिए खड़े हुए थे। तो इस तरीके का आइडियलिज्म जब आता है कि नहीं, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और हम साथ में आएंगे, तो सेल्फ का आइडिया हट के हम एक साथ, एक मॉरल के साथ कि नहीं, हमें समाज में बदलाव लाना है, खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से आइडियलिज्म जो होता है आंदोलन में, लोगों को मोटिवेट करता है कि अपने आप को छोड़ के आप ग्रेटर पिक्चर को देखिए कि हम इस आंदोलन को करेंगे तो क्या होगा। अब सोशल मूवमेंट्स है वो कलेक्टिव आइडेंटिटी तो क्रिएट करते हैं कि भाई हम सब साथ खड़े हैं, तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है, और वो कल्चरल भी हो सकती है, हिस्टोरिक भी हो सकती है। अगर मिलोची की बात करें तो वो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताते हैं कि किस तरीके से सोशल नेटवर्क जो होता है वो हमारे कलेक्टिव एक्शंस को जगह देता है। ठीक है। क्या होता है ना कि जब हमारे अंदर फीलिंग आती है कि हम साथ हैं, या ये हम सबके साथ गलत हो रहा है, हम सबको, हम की बात कर रही हूँ, वी की बात कर रही हूँ, आवाज़ उठाना है, तो हम साथ में एक्शन लेना शुरू करते हैं। इसी बात को मिलोशी हाईलाइट करते हैं कि जब हमारे अंदर फीलिंग आती है कि हम साथ हैं, हमारी दिक्कतें साथ हैं, या हम एक तरीके की चीज़ें फेस कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो हम साथ में एक्शन लेते हैं कि इसमें बदलाव आए। ओके। उसके बाद आयरमैन एंड जेमिसन बताते हैं कि जो सोशल मूवमेंट होता है वो एक स्पेस देता है लोगों को कि वो अपने आइडियाज़ को आगे लेके आ सके, जो भी डोमिनेंट अजम्पशन है उसको चैलेंज कर सके और एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट कर सके। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल मूवमेंट को समझाया। इन्होंने 3 बातें कही है: आइडिया, चैलेंजिंग डोमिनेंट अजम्पशन एंड डेवलपिंग वर्ल्ड व्यू। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप
जब भी आंदोलन करने जाते हैं, हम यहाँ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का एग्जांपल लेते हैं, तो हम आंदोलन जब करते हैं तो हमारे पास एक आइडिया है कि हम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, जैसे कि स्ट्रेट कपल में कैसे मेल और फीमेल की शादी होती है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा डोमिनेंट व्यू हो गया, ये वर्चस्व वाला व्यू है कि नॉर्मली एक महिला और पुरुष का विवाह होता है। लेकिन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में क्या होता है कि कोई महिला महिला से भी शादी करना चाह सकती है, कोई पुरुष पुरुष से भी शादी करना चाहता है। तो इस तरीके का होता है। तो ये क्या हो गया, एक नया आइडिया आ गया। चैलेंज किसको कह रहा है, कर रहा है वो पुराने आइडिया को कि सिर्फ महिला और पुरुष में विवाह हो सकता है। और इससे क्या होता है कि एक नया वर्ल्ड व्यू आता है कि जब इससे आप आंदोलन करेंगे, एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो अपनी बात रखेगी, तो एक नया व्यू क्रिएट होगा कि नहीं, इस तरीके की कम्युनिटी बिलोंग करती है और एक महिला पुरुष के विवाह के अलावा भी अन्य प्रकार के विवाह भी समाज में हो सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल के लिए है, कोई अपने दिल पे ना ले। यहाँ पे मैं कोई भी अपना ओपिनियन नहीं रख रही, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि सोशल मूवमेंट जो होता है ना, जो भी हम एक्शन लेते हैं जब आंदोलन करते हैं, तो वो कई सारे हमारे इमोशन से बन के हमारा आंदोलन की तरफ स्टेप जाता है। इमोशन हो सकता है, निर्भया कांड में सब लोग इमोशनल थे, इंटेंशन था कि बदलाव लेके आए, रिफ्लेक्शन था कि नहीं हमें ये चीज़ करना है, कंपैशन था कि जो हो रहा है समाज में वो गलत हो रहा है, इसको हम बदलाव लाएंगे। तो कई सारे हमारे अंदर फीलिंग चलती है जब हम आंदोलन में उतरने जाते हैं। ठीक है, और एलन स्कॉट भी हाईलाइट करते हैं कि जो हमारा सोशल मूवमेंट के जो भी एक्टर्स होते हैं, जो भी सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है वो तब ही बनती है या तब मतलब डेवलप होती है जो सोशल सिचुएशन होता है। कि अगर महिलाओं के साथ गलत हुआ तो हम महिलाओं के खिलाफ उठ के खड़े होंगे, हम महिलाओं के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि निर्भया हत्याकांड हुआ तो सिर्फ महिलाएं थी, पुरुष भी थे। तो सोशल सिचुएशन की जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उससे आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, ये सोशल मूवमेंट सिर्फ आपकी नई आइडेंटिटी नहीं डेवलप करता है कि हम एक ग्रुप का हिस्सा है या हम इस आंदोलन के लिए खड़े हैं, वो आपकी जो सोशल आइडेंटिटी है एग्जिस्टिंग, उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव लाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको सिंपल एक सार्ट्रे करके थिंकर है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है कि समाज में कोई ना कोई बंधन होता है, सोशल कंट्रोल होता है, हमें हर समाज के रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ समाज के जो सिस्टम हैं वो शायद इतने अच्छे नहीं हैं, समय के साथ समाज को भी बदलना पड़ता है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से हमें ट्रिगर कर देती हैं कि एक बदलाव आ जाता है बहुत जल्दी से और लोग कलेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, देखिए, हमारे समाज में एक सोशल कंट्रोल होता है। अब सोशल कंट्रोल कई प्रकार का हो सकता है। ऐसा एक बहुत ही पॉपुलर व्यू है कि महिलाओं को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम यहाँ पे निर्भया का ही एग्जाम्पल लेंगे कि निर्भया रात को अपने ऑफिस से वापस आ रही थी और कहीं ना कहीं ये सिस्टम या सोशल कंट्रोल के अगेंस्ट था। ठीक है, अब वो जो इवेंट उनके साथ हुआ, जो उनकी हत्या हो गई उस चीज में, वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर पॉइंट था जो लोगों के अंदर, ऐसा नहीं था कि निर्भया के साथ जो हुआ वो पहला ऐसा इंसिडेंट था, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट थे, बट वो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया और वो फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा रूप पकड़ लिया कि लोगों ने सड़कों पे उतरना शुरू कर दिया कि अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये जो सोशल कंट्रोल है ये चेंज होना चाहिए। ये जो समाज का व्यू है कि महिलाएं रात को ना निकले या सेफ्टी नहीं है, क्यों ना निकले वो रात को निकलना इज नॉर्मल अगर वो ऑफिस से आ रही है, जॉब से आ रही है। बट हमें समाज में बदलाव लाना पड़ेगा कि महिलाओं को हम एक सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। तो बेसिकली क्या होता है समाज में कि सोशल कंट्रोल होता है, सो कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट पे हम उस कंट्रोल से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कोई ऐसी इवेंट या इंसिडेंट हो जाता है जो हमें ट्रिगर कर देता है कि हमें उससे बदलाव करने के लिए उठ के खड़ा होना पड़ता है, तभी आंदोलन होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम थर्ड पार्ट में बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।